हाँ, तो देखिए अब इस लेक्चर में भी हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देख लें। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं और सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। इस में एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ द लेक इज इतना ग्राम पर मिलीलीटर, लेक की डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, यानी 1250 केजी पर लीटर मतलब हुआ, ठीक है। एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन पर केजी ऑफ वाटर, पर केजी ऑफ वाटर, Na प्लस आयन। लेक में बहुत कुछ होगा। लेक है, आप लेक का मतलब समझते हैं, एक झील है, झील में बहुत सारा सामान घुला हुआ होगा, Na प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा, और भी कुछ होगा, उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, ठीक है। उस लेक में बहुत कुछ घुला हुआ होगा, ठीक है। इसी चलते डेंसिटी देख रहे हैं ना, ये हाई है डेंसिटी। ये मत सोचिएगा कि उस लेक में सिर्फ Na प्लस ही है, ठीक। उस लेक में बहुत कुछ है, बहुत सारा चीज़ पानी में घुला हुआ है, वो घुला हुआ होगा। हमें उससे कुछ लेना देना विशेष नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है यहाँ से। कहता है कि इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन पर केजी ऑफ वाटर। उस लेक के प्रति केजी वाटर में, 1 केजी वाटर में, उस लेक के 1 केजी वाटर में, प्रति केजी वाटर में 92 ग्राम Na प्लस आयन अगर मौजूद है तो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ Na प्लस आयन इन द लेक। तो उस स्थिति में Na प्लस आयन की मोलालिटी निकालिए लेक में। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे निकालोगे मोलालिटी? तो मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ वाटर, नंबर ऑफ ग्राम पर केजी दिया है तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। मोल निकालने के लिए आपको तो पता ही है, या मोलालिटी का फार्मूला आपको पता है। मोलालिटी का आप फार्मूला जानते हो, मोलालिटी इज इक्वल टू W1/m1 इंटू ये W2। अगर ये केजी में है तो केजीए में रहने दीजिए, क्यों इसको फिर ग्राम में ले जाइएगा, इन केजी चाहिए ही। तो चलिए ये हो गया, 1000 का यूज नहीं होगा। अब W1 हो गया वेट ऑफ Na प्लस आयन। तो Na प्लस आयन का वेट कितना है? 92 डिवाइडेड बाई m1। m1 कितना है? 23 इंटू W2। पानी का वज़न कितना है? 1 kg हो गया। तो इस तरह से आपकी ये एंड ये कैंसिल होगी, तो आ जाएगी मोलालिटी कितनी? 4। तो मोलालिटी आ गई 4। मोलालिटी इज इक्वल टू 4। यही हो गया आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है वहीं का, एनसीईआरटी का, कि इफ़ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाए हुए हैं, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज दिस मच, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम मोलारिटी निकालिए CuS की। तो आप जानते हैं कि CuS जो है वाटर में जाने के बाद ब्रेक कर जाता है Cu+2 और S-2 में, ठीक। अब मान लीजिए कि इसकी सॉलिबिलिटी या मैक्सिमम मोलारिटी, इसकी मैक्सिमम मोलारिटी या कहिए सॉलिबिलिटी इसकी x है, तो इसकी भी x होगी, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट कितना है भाई?
1 and 1 दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, तो Cu+2 की जो सॉल्युबिलिटी होगी वही सॉल्युबिलिटी S-2 की होगी। तो वेयर आप कह सकते हैं वेयर X इज solubility of Cu+2 and S-2 ion। ठीक है, दोनों का बराबर है सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी ही मोलारिटी होती है, मैक्सिमम मोलारिटी। तो आपको फार्मूला केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं KSP, मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू Cu+2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ S-2। ठीक, KSP का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, ये दोनों को तो x है तो x इंटू एक्स, तो x स्क्वायर, तो KSP का वैल्यू आप पुट कीजिए 6 इंटू 10⁻⁻16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √6 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ये निकल गया सॉल्युबिलिटी, ये आ जाएगा आपको √6 इंटू 10⁻⁻8, 10⁻⁻16 का रूट हो गया -8 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक, तो इस तरह से इसकी हम लोग सॉल्युबिलिटी निकाल लिए, सॉल्युबिलिटी निकालने में सफल हो गए। तो सॉल्युबिलिटी अगर निकालना हो तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला लगाइएगा जो इक्विलिब्रियम में आप पढ़े हैं, और उससे आप सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्चुअली यहाँ एक क्वेश्चन है आपको, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन ये है, इन एसीटोनाइट्राइल व्हेन दिस मच ग्राम ऑफ एस्पिरिन इज डिजॉल्व्ड इन दिस मच ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। तो यहाँ जो है एक्चुअली एस्पिरिन घुलाया गया है एसीटोनाइट्राइल में, और कैलकुलेट मास परसेंट पूछ रहा है। तो मास परसेंट का फार्मूला आपको हम बताए हुए हैं, मास परसेंट या W/W परसेंट, मास परसेंट और W/W परसेंट। इसका फार्मूला होता है W1/W1 + W2 इंटू 100। बस यही इसका फार्मूला होता है। इसमें आप अपना पुट करके और इसका कैलकुलेट कर लीजिए। अब बताइए W1 कितना है, तो W1 जो चीज़ घुला है वो कितना है, 6.5 ग्राम है, और कितना कितना में घुला है, डिजॉल्व किया है, तो 6.5 ग्राम W1 हुआ, और W2 कितने ग्राम में गया था, ये 450 ग्राम में, इंटू 100। तो इसका फाइनल जो है आ गया। अब इस तरह से इसको हम लोग फाइनली कैलकुलेट करेंगे, तो 6.5 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड कीजिए तो 451.5 इंटू 100। ठीक है, तो इससे जो है आप फाइनली कैलकुलेट करोगे। और कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1.424%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपको NCERT का,
और इसका थोड़ा सा बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली नारकोटिक यूजर को ड्रग विथड्रॉल, नारकोटिक यूजर जो होते हैं वो विथड्रॉल सिम्टम देते हैं। नारकोटिक यूजर का मतलब वैसे जो हैं पेशेंट जो नारकोटिक्स यूज करते हैं, नारकोटिक्स मतलब कि वैसी दवाएं कहिए, अफीम, चरस, गांजा, इस तरह की चीज़ें पीने वाले को एडिक्ट हो जाते हैं, इसका एडिक्ट हो जाते हैं और उनको जो है उसकी लत लग जाती है, उसका गंदी आदत पड़ जाती है। और वो गंदी आदत जब पड़ जाती है तो उन्हें उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, असंभव सा हो जाता है कि वो छोड़ दें। क्योंकि अगर उससे छुड़ाया जाएगा, मान लीजिए किसी कमरे में उसको बंद करके, क्या कीजिएगा, उसको कमरे में बंद करके अगर आप उसको नहीं दीजिएगा, सिर्फ खाना पीना दीजिएगा और उसे ड्रग नहीं दीजिएगा, तो उसका विड्रॉल सिम्टम देता है, एकदम लेजी टाइप का किया रहेगा, इधर से लार चुएगा, इधर से चुएगा, इस तरह से किए रहेगा। ये विड्रॉल सिम्टम है, उससे कुछ काम नहीं होगा, मेंटली जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो ये विड्रॉल सिम्टम है। अब इससे लड़ने के लिए, विड्रॉल सिम्टम ऐसा न सिम्टम आए, ऐसा वो न करे, इसके लिए एक दवा दी जाती है जिसको नालोरफिन कहते हैं, ठीक। और ये दवा जो है जब उसे दे दी जाती है तो उसको इस तरह से जो कर लेता है, ऐसे जो है एकदम हेजीनेस टाइप का किए रहता है, ये सब जो है उसका सिम्टम नहीं दिखेगा। तो अब जो है ये नालोरफिन, ये दवा पानी में घुला के एक बोतल में बना दी गई है, एक सॉल्यूशन बना दिया गया है जिसमें नालोरफिन का मोलेकुलर वेट जो है, नालोरफिन का मोलेकुलर वेट M1, इस पूरे को ऐड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, इस पूरे को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 311। इसके बाद इसका वेट शरीर में, एक बार दवा खाता है आदमी, तो एक बार जब दवा खाएगा, मतलब एक ढक्कन खाया ना दवा, तो एक ढक्कन में इतना मिलीग्राम उसके शरीर में जाना चाहिए। नालोरफिन कितना मिलीग्राम जाना चाहिए, जो घुला हुआ है दवा, क्योंकि देखिए एक ढक्कन दवा आप पीते हैं तो ये मत सोचिएगा कि दवा में सब का सब आपको दवा ही अंदर जाता है, नहीं, उसमें पानी भी रहता है। ढक्कन से जो डाल के दवा पीते हो तो उसमें पानी भी रहता है और उसमें कुछ दवा भी रहता है, ठीक है। तो कुछ पानी गया, कुछ दवा गया, तो दवा एक सर्टेन अमाउंट में ही चाहिए आपके शरीर में, इसीलिए सब दवा का लिमिटेड जो है आपको डोज होता है। तो इतना मिलीग्राम आपके शरीर में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, 1.5 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना होगा, इंटू 10⁻³ ग्राम, इतना आपके शरीर में जाना चाहिए। और अगर उस दवा का मोलालिटी इतना है, उस दवा की मोलालिटी कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ m, उसकी मोलालिटी है दवा की। दवा एक्वस सॉल्यूशन है, देखिए ना, एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें जो है, जो आपको ओरिजिनल दवा है, जो आपको फ़ायदा करेगा, जो बेनिफिट करेगा वो, और साथ में पानी, तो एक्वस सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी इतनी है। अब जो है ये दवा आखिर एक बार में कितना पीना पड़ेगा, कितना मिलीलीटर, ये दवा कितना मिलीलीटर या कितना ग्राम पीना पड़ेगा, तो W2 निकालिए। ये दवा का कितना, ढक्कन में आप कितना लेकर पियोगे एक बार में, ढक्कन में कितना लेकर एक बार में पियोगे, यानी W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेना, एक तरह से वेट ऑफ क्या निकाल लेना, सॉल्वेंट निकाल लेना। तो चलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए। तो मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, W1/M1 इंटू W2 इंटू 1000, ठीक है। अब W2 को इधर ले आ दीजिए और निकाल दीजिए, W2 इज इक्वल टू, W1 कितना हुआ भैया, W1 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000
डिवाइडेड बाई M1 311 इंटू मोलालिटी इधर चली आएगी तो मोलालिटी भी हो गई 1.5 इंटू 10⁻³ ये एंड ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक, अब 1000 को W2 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 311 ये लमसम आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। इस तरह से ये जो है आपका आंसर आ गया 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम इतना दवा आपको खाना पड़ेगा, इतना दवा आपको खाना पड़ेगा। 3.2 ग्राम एक ढक्कन में कितना लीजिएगा, एक ढक्कन में 3.2 ग्राम लीजिएगा तो जितना जाना चाहिए दवा उतना चला जाएगा 1.5 मिलीग्राम। 3.2 ग्राम ढक्कन में लीजिएगा तो जितना दवा आपके शरीर में जाना चाहिए उतना चला जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये एक कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है जिसका फार्मूला C6H5COOH। इस पूरे को जोड़िएगा तो इसका मोलेकुलर वेट निकल जाएगा बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड में कुछ पानी भी डाल दिया गया है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड का जो है ये फार्मूला है, तो इसको मोलेकुलर वेट इसका क्या होगा, तो बेंजोइक एसिड का मोलेकुलर वेट 122। इस सब को ऐड कीजिए, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन फिर 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, सब को ऐड कर दीजिए तो 122 मोलेकुलर वेट आ गया। और इसी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या कहा जा रहा है, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये जो है बेंजोइक एसिड का अमाउंट कैलकुलेट करना है। किस लिए भाई, तो रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 250 मिलीलीटर 0.15 m सॉल्यूशन इन मिथेनॉल, मिथेनॉल में बनाया गया है। इस सॉल्यूशन को किस चीज़ में बनाया गया है, मिथेनॉल में, यानी बेंजोइक एसिड को डाला गया है किस में, मिथेनॉल में। और मिथेनॉल में ये सॉल्यूशन 0.15 m होता है और 250 मिलीलीटर बनाना है। तो क्लियर हो गया आपका कि वॉल्यूम कितना है भाई, तो वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर। और मोलारिटी भी दे दिया, मोलारिटी कितना दे दिया, 0.15 m। तो W1 तो निकल ही जाएगा, मोलारिटी का फार्मूला लगा दीजिए, W1 निकल जाएगा। देखिए मोलारिटी का फार्मूला तो आपको पता है, मोलारिटी का फार्मूला है M इज इक्वल टू W1/M1 इंटू V इन मिलीलीटर इंटू 1000। अब पुट कर दीजिए, इसको पुट कीजिएगा W1 कितना है, W1 निकालना है, W1 निकालना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M1 कितना है 122 और V वॉल्यूम इन मिलीलीटर कितना है 250। अब बताइए M मोलारिटी भी दिया हुआ है, तो W1 इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 122 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000। अब मोलारिटी कितना दिया है 0.15 इंटू 122 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब 1000 इससे कैंसिल होकर 4 हो जाएगा,
अब 4 इससे कैंसिल कीजिएगा तो आपको 30.5 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। W1 इज इक्वल टू 0.15 इंटू 30.5 ग्राम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कर लिए 4.575 ग्राम आ गया। तो इस तरह से जो है ये कैलकुलेट हो गया, ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये रॉल्ट्स लॉ पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज इतना, यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे दिया। नहीं, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P2 नॉट इज इक्वल टू 17.535 mm प्योर वाटर का दे दिया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293, उसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर पूछा गया है। किसका? वाटर का। कब? जब उस वाटर में 25 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाता है। और कितने वाटर में? तो 450 ग्राम वाटर में मिला दिया जाता है। तो जब 450 ग्राम वाटर में 25 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाता है, मान लीजिए कोई बच्चा पीने के लिए वाटर ले लिया 450 ग्राम और उसमें मिला दिया कितना? 25 ग्राम ग्लूकोज, और मिला लिया बोतल में, लगा पीने। तो बताइए कि उस ग्लूकोज के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। जब W1 ग्लूकोज का मास 25 ग्राम है, ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट आप जानते हो अच्छी तरह से 180 होता है। ठीक है, और वाटर जिसमें डाला गया है W2 वो 450 ग्राम है, और वाटर का मोलेकुलर वेट सभी लोग अच्छे से जानते हैं M2 18 होता है। तो ये सब चीज़ तो हम लोगों को पता है। अब हमें क्या करना होगा? ठीक है, अब हमें इसको निकाल लेना होगा। अब निकालना क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इज इक्वल टू वाट? तो रॉल्ट्स लॉ में फार्मूला है डायरेक्ट, P इज इक्वल टू P2 नॉट X2। बोलिए, यही फार्मूला लगा दीजिए, निकल गया। अब बस कैलकुलेशन है। ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये है प्योर पानी का, और ये है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ये है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो ये वेपर प्रेशर प्योर पानी का, ये सॉल्यूशन का निकालना है। तो प्योर वाटर का रखिएगा, X2 निकालिएगा, बस निकल जाएगा। तो प्योर वाटर का तो रख लेंगे हम लोग लास्ट में, P2 नॉट छोड़ दीजिए अभी। X2 इक्वल टू क्या होगा? N2/N1 प्लस N2, और इस N2 को क्या पुट कीजिएगा? P2 नॉट। N2 के लिए क्या पुट कीजिएगा भाई? W2/M2 डिवाइडेड बाई W1/M1 प्लस W2/M2, है ना। अब P इज इक्वल टू, आगे बढ़िए, P2 नॉट, ठीक है, इंटू W2 कितना है? W2 आपको दिया हुआ है 450 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना? मोलेकुलर वेट पानी का कितना? 18। पानी का मोलेकुलर वेट 18 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मास 25 डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट 180 प्लस, फिर वाटर का तो वही रहेगा केस 450 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है,
अब इसको कैलकुलेट कीजिए, P2 नॉट इंटू 450/18, ठीक है। तो कितना हो जाता, ये हो जाएगा आपको 25, ये डिवाइड कीजिएगा तो ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 18 2 जा 36, 2 9 पे 0, 18 5 जा 90, 25, ठीक। ये इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 0.14 प्लस 25। अब आपका P निकल गया। अब जो है P निकल जाएगा, P कितना होगा आप निकालिए। P2 नॉट हो गया, P2 नॉट 17.535 इंटू, ठीक, 25/0.1, इसको अब आप 25.14, ठीक है। अब देखिए ये 17.535 ऊपर नोमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और वो भी थोड़ा सा छोटा है, तो ये पेपर प्रेशर इससे थोड़ा सा छोटा आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, ये लगभग आ जाएगा 17.535 इंटू जो है आपको 99.99 समथिंग आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 17.44 mm आ जाएगा। तो इस तरह P का आंसर आ गया, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको निकल गया। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इस तरह से निकाल लिया जाता है, और ये क्वेश्चन बनाने का आपका तरीका हुआ। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बना लिए, और ऐसे ही बनाते रहेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे एनसीईआरटी के, जो आगे के लेक्चरों में। अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सब ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और आप लोग जो है उसके बाद नए चैप्टर के लिए रेडी रहिएगा। नया चैप्टर आ रहा है आपके लिए, सॉलिड स्टेट के रेस्ट लेक्चर, जिसको देखिएगा और बने रहिएगा। ओके, सी यू एंड सी यू। हाँ, तो अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन के आगे एनसीईआरटी के और क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, जिसका मोलर मास कितना है 140, वाज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, जिसका मोलर मास 180 है। दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर दे दिया है कितना 500 टॉर, प्योर लिक्विड बी का पीवी नॉट दे दिया है 500 टॉर। तो कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। तो ये तो आपको सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन होता है उस तरह से बनेगा। देखिए पीवी नॉ पी इज इक्वल टू पूरा सॉल्यूशन का पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इस फार्मूला में अगर आपको पी बी नॉट पता है, एक्स बी पता है, एक्स ए पता है, पी पता है, तो पी ए नॉट निकल जाएगा। और निकालने के लिए वही कह रहा है, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर निकालना है। तो अब कोशिश कीजिए कि पी पता है क्या, पता कीजिए। तो देखिए यहाँ नीचे देखिए सॉल्यूशन, इफ़
टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इतना। तो ये P क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो P टोटल 475 है। ठीक है। अब रहा PV नॉट तो दे ही दिया है, PV नॉट तो दे ही दिया है, PV नॉट 500 टॉर ये दे ही दिया है। ठीक है ना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये दो चीज़ दे दिया। अब आप PA नॉट निकालना ही है, PA नॉट निकालना ही है। तो बस टेंशन तो XA और XB का ही ना रह गया। तो XA एंड XB निकालने के लिए देख ही रहे हैं, सब कुछ तो दिया ही हुआ है। A का मास दिया हुआ है, A का मोलेकुलर मास दिया हुआ है, B का मास दिया हुआ, B का मोलेकुलर मास, तो सब कुछ निकल जाएगा XA और XB। आइए देखिए, अब A का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। A का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो A का आप Na इज इक्वल टू क्या होगा, Na इज इक्वल टू WA/MA होगा। और WA/MA जो है, WA कितना है 100 ग्राम, और उसका मोलेकुलर मास कितना है 140 ग्राम। तो 140 इसको आप डिवाइड करो 0.7143, ये आ जाएगा आपको इसका मोल्स आ गया। अब अगला मोल्स निकालेंगे B का। NB इज इक्वल टू, तो NB इज इक्वल टू WB/MB कितना हो गया, WB देखिए तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलेकुलर मास कितना है 180। तो 180 है इसका मोलेकुलर मास, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5556, 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो इस तरह इसका भी निकल गया आपको मोल्स। अब तो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन XA और XB निकालना है। तो XA कितना हो जाएगा, XA इज इक्वल टू पहले लिख दीजिए फार्मूला, Na/Na प्लस NB। Na कितना है बाबू 0.7143, Na प्लस NB 0.7143 प्लस 5.5556। इसको आप कैलकुलेट करो, 0.1139 आ जाएगा ये लमसम। अब XB कैसे निकालोगे, तो XB आप जानते हैं कि XA और XB का सम 1 होता है। तो XB इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस XA, और ये 1 माइनस XA 1 माइनस 0.1139, तो इसको घटा लो, 39, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो 0.8861 आ जाएगा। आ गया। इस तरह से जो है ये मोल फ्रैक्शन इसका निकल गया। अब तो आपका सब चीज़ निकल गया, अब तो खाली पुट करना है, तो P तो निकल ही जाएगा। अब चलिए, तो PA नॉट निकल जाएगा। P इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ठीक, तो P हो गया 475। PA नॉट कितना था, PA नॉट निकालना है, PA नॉट आपको निकालना है। XA कितना है, XA तो है ये है, XA का वैल्यू है 0.1139 प्लस PB नॉट दिया हुआ है 500,
इंटू एक्स भी निकाल चुके हैं 0.8861, ठीक है। तो अब आप 475 PA0 इंटू 0.31139, ठीक है, 39 प्लस इसको आप 443.05, ठीक है। अब इसको ले जाके इधर माइनस कीजिए और PA0 निकालिए। तो PA0 इज इक्वल टू 475 माइनस 443.05 डिवाइडेड बाई 0.1139, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 280.5 टॉर। इस तरह ये निकल गया। अब एक चीज़ और निकालना है, देखिए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ये तो हो गया कैलकुलेट, निकल गया 280.5 टॉर। लेकिन एक और चीज़ कह रहा है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, और इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में यानी पार्शियल वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ भी इसका निकालना है, ठीक है। तो आप लिख लो, अब उसको भी निकाल देते हैं, लिखो। तो अब निकालना क्या है, एक और चीज़, ठीक है ना, और वो है पी बी निकालना है। यहाँ देखिए, PV0 नहीं, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, सॉरी, तो ए का ही ना पूछा है, PA प्योर लिक्विड ए का निकाल लिए, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर, तो PA इक्वल टू PA0 XA, और PA0 कितना है भैया, PA0 तो अभी निकाले हो 280.5, तो 280.5 इंटू एक्स से तो आया हुआ था 0.1139, इसी को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 32 टॉर। इस तरह ये दोनों आप निकाल लिए, दोनों निकल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भांट हॉफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT के लास्ट क्वेश्चन सब हैं ये। इसमें भांट हॉफ फैक्टर I कहलाता है, इसका वैल्यू दे दिया गया है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, कहा जा रहा है कि CaCl2 का कितना अमाउंट यानी कितना ग्राम यानी कितना वेट यानी कितना W डाल दिया जाए, ठीक है, जिसका I का वैल्यू 2.47 हो, डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। 2.5 लीटर वाटर में कितना अमाउंट इसका वेट W CaCl2 का घुला रहे कि सो दैट कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm हो, और किस टेम्परेचर पर, 27 डिग्री C पर। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि टेम्परेचर सदा किस
स्केल पर रखते हैं। टेम्परेचर सदा किस स्केल पे रखते हैं? तो केल्विन स्केल पे रखते हैं। टेम्परेचर विल बी ऑलवेज इन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल पे ले लो, केल्विन स्केल पर आप टेम्परेचर को ले लो, तो चेंज कर लो केल्विन स्केल पर। तो टेम्परेचर पहले T इज इक्वल टू 27 डिग्री C, जिसको लिख सकते हैं 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आप आगे जब बढ़ोगे तो एक बात और मिलेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है। R का वैल्यू तभी आप रख सकते हैं 0.0831, ठीक है, जबकि ये जो है वो ATM में रहना चाहिए। प्रेशर किस में? ATM में। और वॉल्यूम किस में? लीटर में। R का आपको वैल्यू पता है 0.0831। तो ये वैल्यू आप कब रख सकते हैं? जब वॉल्यूम जो है लीटर में रहे और प्रेशर ATM में रहे। तो अब आप यूज कीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, पाई भी इज इक्वल टू N1ST। आपको याद है? तो पाई इज इक्वल टू N1S2 है। चलिए, आपको पाई भी इज इक्वल टू N1 के जगह आप जो है निकालना क्या है? अमाउंट ऑफ CaCl2। तो यहाँ आप वेट रखिए W1/M1 मोलेकुलर वेट ST। S का वैल्यू यही इक्वल टू S है। अब आपको निकालना क्या है? W1। तो बस W1 को सेपरेट कीजिए। W1 इक्वल टू पाई भी M1/ST, बस आ जाएगा। तो W1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पाई का वैल्यू कितना दिया गया? ऑस्मोटिक प्रेशर, और पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर है, आपको पता है ना, 0.75। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है जो 0.75 है। तो 0.75 पाई का वैल्यू हो गया। ओके, वॉल्यूम आप देख लो, वॉल्यूम जो है क्या होता है? वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 2.5 लीटर। 2.5 लीटर, ठीक है। और ये ATM में दिया हुआ था ATM, ठीक है। और मोलेकुलर वेट CaCl2 का जोड़ लीजिए। CaCl2 का मोलेकुलर वेट Ca का 40 और 2 क्लोरीन का 71, तो इट विल बी 111, ठीक है। तो 111। चलिए, अब S का वैल्यू, S यानी R का वैल्यू 0.0831 लीटर ATM लीटर पर केल्विन पर मोल, ये इसका होता है यूनिट। और टेम्परेचर तो 300 केल्विन है ही है। तो केल्विन और पर केल्विन कैंसिल, ATM से कैंसिल, लीटर से कैंसिल, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से जो है आपको सब कैंसिल हो गया। अब W1 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कीजिए, 2.75, ठीक है। और 0.75 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 8.31 इंटू 3। ऊपर एक और चीज़ है 111, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेशन कीजिए, इसका फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट नहीं, 3.42 ग्राम, ये रिजल्ट आ जाएगा।
25। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें जो है आई, 1 मिनट, 1 मिनट, इसमें हम लोग आई को यूज नहीं किए, आई भी यूज होगा, आई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आई से मल्टीप्लाई यहाँ भी रहेगा, आई मल्टीप्लाई, और आई किधर जाएगा भाई, W1 इधर हुआ, तो ये ऊपर गया, ये सब नीचे गया, तो आई नीचे आएगा, M1 ऊपर गया, ST नीचे आएगा। ठीक, और आई भी नीचे आएगा। एक चीज़ और नीचे आ जाएगा आपके IST, और यहाँ जो है हम लोग आई का वैल्यू भी पुट करेंगे तो आ जाएगा 2.47। ठीक है, और तब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तब 24 हो गया, ये आपको 2 के लमसम हो गया, 200 हो गया, ये 24 हो गया, 24 के लमसम, 250, 200, हाँ अब आ सकता है 3.42 ग्राम। ठीक, तो अब ये जो है फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई का वैल्यू भी हम लोग, चूँकि भांट ऑफ फैक्टर आ चुका है, तो भांट ऑफ फैक्टर भी अप्लाई रहता है इक्वेशन में, क्वेश्चन में, तो पाई भी इक्वल टू IN1ST, आई जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा जब W1 निकालना होगा तो, और M1 जाके मल्टीप्लाई होगा, ST भी डिवाइड होगा, और कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी भांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसको भी आप देख लीजिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो जो सॉल्यूट है वो K2SO4 है। K2SO4 तो आप जानते हैं, और कंप्लीट डिसोसिएटेड है। कंप्लीट का मतलब आई का वैल्यू 3, आई का वैल्यू जितना पार्टिकल है उतना ही हो जाता है, आई का वैल्यू जितना पार्टिकल है उतना ही हो जाता है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन में K2SO4, इसको कंप्लीट डिसोसिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2K प्लस SO4 माइनस 2। ठीक, तो पार्टिकल्स का नंबर x प्लस वाई कितनी हो जाएगी, x का वैल्यू 2, SO4 का नंबर पार्टिकल का 1, तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। पार्टिकल्स का नंबर हो गया 3। ठीक है, तो टोटल पार्टिकल्स कितनी हो गई, 3 पार्टिकल्स हो गई। ओके, अब जो है इससे जब आगे बढ़ोगे तो आप देखो कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा कितना होगा, फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, सोसिएशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यही है, कंप्लीट डिसोसिएशन से आपको अल्फ़ा मिल गया, कंप्लीटली डिसोसिएटेड से क्या मिल गया, अल्फ़ा मिल गया, तो यही आपको बेनिफिट हो गया। अब अल्फ़ा से आप आई निकाल लोगे और आई से तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, आई से हो जाएगा आपका काम भाई। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए आई, अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, तो अल्फ़ा 1 I माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 2 1 जुड़ गया, I इज इक्वल टू 3। अब जो है मॉलेकुलर वेट निकालना रह गया, K2SO4 का मॉलेकुलर वेट, तो मॉलेकुलर वेट K2SO4 का जोड़ दीजिए, 2 इंटू 39 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 4, 4 इंटू 16 इज इक्वल टू 174।
इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल गया किसका, K2SO4 का। अब वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 2 लीटर, वॉल्यूम 2 लीटर, ठीक। और क्या दिया हुआ है, मास W1 दिया हुआ है, इसको M1 लिख लेते हैं, M1। W1 दिया हुआ है 25 मिलीग्राम। मिलीग्राम में तो यूज होता नहीं है कभी, किस में यूज होता है, ग्राम में। तो 25 × 10⁻, कितना लिख लें ग्राम के लिए, -3 ग्राम, ठीक है। अब W1 हो गया, अब वॉल्यूम हो गया, अब टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सी, तो 25 डिग्री सी का मतलब 25 + 273 = 298, ये भी हो गया केल्विन में। चलिए, तो अब क्या रहा, पाई भी = N1ST, साथ में लगा दीजिए I, तो पाई = IN1ST बाई क्या होगा भाई, वॉल्यूम, हो गया। अब इसको आप फर्दर आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाइए, ठीक। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। पाई का = ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, ऊपर ही चले जाइए, डिटरमाइन दी क्या है, डिटरमाइन दी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई ही निकालना है। पाई = I का वैल्यू रखिए 3, N1 के जगह आप W1/M1 रखेंगे। W1 कितना है, 25 × 10⁻⁻3, ठीक। S का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 298, टेम्परेचर 298 आ गया। और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम रख देना है, तो वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर। और N1 के लिए WN, इस फार्मूला को एक स्टेप अगर और आप बढ़ाएंगे तो I W1ST/V/M1, ठीक। तो वॉल्यूम इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट 174, तो 174। अब इसको आप कैलकुलेट करो, पहुँच करके कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लिए, इन सब का कैलकुलेशन अगर किया जाए तो पाई = 5.27 × 10⁻³ ATM आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना लीजिए। देखिए, ये हेनरी लॉ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हेनरी लॉ से रिलेटेड है। हेनरी लॉ का फॉर्मूला आप पढ़े हुए हैं। हेनरी लॉ में पार्शियल प्रेशर = हेनरी लॉ कांस्टेंट X Kh × मोल फ्रैक्शन। अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन दिया हुआ है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन = हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ मीथेन, ठीक है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन जो निकलेगा यही सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन जो है CH4 इज सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या, मीथेन। मीथेन की क्या हो जाएगी ये,
solubility, ठीक। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन द बेंजीन इज दिस, ठीक। ये है हेनरी लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर दिस मच mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इतने mm Hg पर, यानी पार्शियल प्रेशर आपको कितना हो गया, इतना पार्शियल प्रेशर आपका दे दिया गया, इतना हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया गया, इतना तो x निकल जाएगा। तो x ऑफ मीथेन CH4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 डिवाइडेड बाई KH ऑफ CH4, ठीक है, निकल गया। pH पार्शियल प्रेशर मीथेन का रखिएगा तब ना निकलेगा। 760 डिवाइडेड बाई KH का वैल्यू 4.27 इंटू 10 टू द पावर कितना 5 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक। अब जो है ये निकल गया। अब इससे मोल फ्रैक्शन आपका निकल जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये डिवाइड कीजिए, ये 10 के पावर में भेज दीजिए, तो 178 इंटू 10 टू द पावर -5, ये मोल फ्रैक्शन निकल गया। क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन। अगर ये जो है सॉल्यूशन बेंजीन में बना है, ये सॉल्यूशन किस चीज़ में बना हुआ है, बेंजीन में बना है, आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो। ये तो मोल फ्रैक्शन निकल गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकल गया, मीथेन। अब चाहो तो इससे मोलालिटी भी निकाल सकते हो। मोलालिटी का फार्मूला तुमने एक अलग से पढ़ा है, 1000 इंटू x1 बाई 1 माइनस x1 इंटू मोलिकुलर वेट m2। तो आप चाहें तो ये भी फार्मूला लगा के, ये वैल्यू पुट करके, x1 का वैल्यू और बेंजीन का मोलिकुलर वेट पुट करके इसे भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 178 इंटू 10 टू द पावर -5 और यहाँ 1 माइनस 178 इंटू 10 टू द पावर -5 और इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन 78, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको मोलालिटी भी निकल जाएगी। इस तरह क्वेश्चन बनाते रहिए। इस तरह हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त हो गया न्यूमेरिकल वगैरह के साथ। अब लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सॉलिड स्टेट का आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू एंड सी यू।